बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो नॉवेल स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है मजाले अर्ज़े तमन्ना करें कैसे, और इसको लिखा है हमारी बहुत ही प्यारी सी राइटर इज़ा इकबाल ने। इस नॉवेल की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। आई मस्ट से दिस नॉवेल इज़ अ मास्टरपीस। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैंने ये नॉवेल पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आप सबको भी सुनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलें नॉवेल शुरू करते हैं। मजाले अर्ज़े तमन्ना करें कैसे बाय इज़ा इकबाल। मेरी गैर मौजूदगी को मेरी बेखबरी मत समझना। मैं पास हूँ या ना, मगर मैं तुमसे ना कभी बेखबर था, ना हूँ और ना कभी रहूँगा। अंधेरे में खड़ा शख्स शनासा मालूम हो रहा था, मगर वो कौन था? उसका चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? सामने खड़े शख्स के चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वो समझ नहीं पाई, आया उसका लहजा फिक्रमंदाना था या फिर तंबीही। सामने खड़े शख्स की आंखों से उभरने वाले तासुरात भी उसके जज्बात की तरह पोशीदा ही थे। गहरी आंखें मुसलसल उसे खौफ में मुब्तला कर रही थीं। अजीब खौफ था, जिसमें ना कोई जान जाने का डर था, ना इज्जत छिन जाने का। आखिर फिर खौफ था किस चीज़ का? वो अपने खौफ को अल्फाज देने से कासिर थी। उसने नींद में ही तकिए को यूं मजबूती से थामा, गोया उसके हाथ में तकिया नहीं, सामने खड़े शख्स के चेहरे पर चढ़ा हुआ निकाब हो, जिसे वो नोच कर उतार फेंकना चाहती हो। ये कैसा खौफ था जो उसे डरा भी रहा था, मगर वो वहां से भागना भी नहीं चाह रही थी। दिमाग हकीकत का मुतलाशी था, और दिल दिल बेखबरी की मौत मरना चाह रहा था, यूं जैसे किसी जादूगर को जादू के असर खो देने का डर होता है। उसे कहीं उसके खो जाने का डर था, और कहीं इस छुपन छुपाई के इख्तिताम पजीर हो जाने का खौफ। बाहर बिजली की कड़क ने धौंस जमानी चाहिए तो बादलों ने भी गरज कर खूब मज़ाहमत की, यूं कि दूर फलक पर हुई उस जंग ने रुए ज़मीन पर बसने वालों में भी खौफ व हिरास पैदा किया था। बिजली और बादलों की मुकाबलाबाजी का बढ़ता शोर उस पर भी खौफ तारी करने लगा था। बंद आंखों के बावजूद भी दूर फलक पर बिजली की चमक उसे अपनी आंखों की पुतलियों पर महसूस हो रही थी। बंद आंखों के पीछे चलते मंजर कभी उसको तजस्सुस तो कभी उसे खौफ में मुब्तला करने लगे थे। सामने खड़े शख्स ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए खुद के करीब किया था। तजस्सुस खत्म हुआ और आंखें खौफ के मारे फैलती चली गई थीं। अंधेरे के बावजूद भी वो सामने खड़े शख्स की आंखों में खुद के लिए उभरती नफरत को महसूस कर सकती थी। नफरत, क्या उन आंखों में इसके लिए नफरत हो सकती थी? हाँ, नफरत का यही तो खासा है, हर किसी के पास उसका जखीरा होता है। हाँ, वो नफरत ही थी, उसके हिस्से में नफरत ही आ सकती थी। सामने खड़े शख्स के साथ कलाम करने के बजाय उसने खुद कलामी की। एक और बार बिजली की कड़क, बादलों की गरज, और सामने खड़े शख्स का कुछ कहने के लिए उसके कान के पास लब लाना था कि वो अपने मुंह पर से तकिया हटाते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी थी। क्या दिल अभी तक उसके सीने के अंदर ही था? मगर उसे तो अपने हाथ की हथेली पर मालूम हो रहा था। गर्मी ना होने के बावजूद भी उसकी हथेलियां भीगी हुई महसूस हो रही थीं। आंखों ने एहतजाज किया और एक बार फिर बंद होने की कोशिश की, जिसे उन्हें बंद करने से इनकार कर दिया था, महज इस खौफ से कि वो फिर से उसे अपने आसपास महसूस नहीं करना चाहती थी। उसने दाएं जानिब को झुकते हुए साइड ड्रॉर खोलकर सफ़ेद रंग की डिबिया निकाली और उसका ढक्कन खोलकर गोली हथेली पर रखते हुए बगैर पानी के ही निकली, और एक लंबी सांस अंदर खींचते हुए खुद को पुरसकून किया। रिलैक्स अंजला, रिलैक्स। वो यहाँ नहीं है, कोई नहीं है अंजला, रिलैक्स। अपने दिल पर हाथ रख के उसने खुद को पुरसकून किया था। लिहाफ को उतार कर एक तरफ रखते हुए उसने बेड से उतरकर नंगे पांव जमीन पर कदम रखे तो एकदम जमीन की ठंडक के सबब रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो मुठ्ठियां भींच कर एक पल को ठहरी और फिर आहिस्ता से वैसे ही नंगे पांव चलती खिड़की के पास आ गई। अब ना वो जज्बात रहे, ना ही दिलों में मोहब्बतों के वो आसार रहे कि जो एक बार हाथ छुड़ा गए फिर वो हम सफ़र ना रहे। खिड़की के पार का मंजर धुंधलाया हुआ था। बारिश की नन्ही बूंदें शफाफ शीशे पर कतार की सूरत मुसलसल बह रही थीं। खिड़की से बाहर हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। वो शीशे पर बहते नन्हे कतरों की जानिब मुतवज्जे हुई। बाहर तो बारिश बरस रही थी, मगर धुंध अंदर भी छाने लगी थी। वो कुछ उलझी सी सामने शीशे पर उभरती धुंध पर हाथ फेरने लगी, गायब दिमागी से। धुंधलाए हुए शीशे में उस पार हाल का मंजर कुछ मुबहिम सा होने लगा, मगर उस पार माजी खासा शफाफ नजर आने लगा था। एक बार फिर से उसका माजी नजर आने लगा था, इस कदर शफाफ जैसे माजी माजी नहीं हाल हो। आंखें एक बार फिर पानी से भरने लगी थीं। ताबा था जात का हर पहलू, अहले बसीरत ही ना था कोई। इज़ा इकबाल।
क्लास से निकलने के बाद वो कैंटीन का रुख करने के बजाय सबसे अलग बाहर की जानिब चली आई थी। मौसम कदरे सर्द था, जिसकी मुनासबत से उसने सफ़ेद रंग की हाईनक शर्ट को ब्राउन कलर की स्कर्ट में टक इन किए उसके ऊपर लॉन्ग सेनिमन रंग का कोट पहन रखा था। खुले मैदान के आगे राहदारी को सफ़ेद रंग की चादर से ढका गया था और उसके इतराफ में मुख्तलिफ इकसाम के फूल लगाए गए थे। कितनी अजीब बात है, जब इंसान अजियत के इंतहा पर होता है तो उसे नरमी से ज़्यादा कोई चीज़ अपनी जानिब मुतवज्जह नहीं करती। फूलों की नरम मीठी महक ने नाक से होते हुए दिमागी खुलियों को नरमी बख्शी तो वो सवाल करने लगा। नरम सी महक ने उसके अंदर के सख्त इंसान को झंझोड़ डाला। उसके गलत रास्ते के इंतखाब पर उसे झंझोड़ा था। वो आहिस्ता से चलते हुए फूलों के गिर्द बनी मार्बल की क्यारी पर बैठ गई। बैग एक जानिब रखते हुए टांगे लटकाए वो इर्द गिर्द देखने लगी। अंदर के खालीपन को, अंदर की उदासी को दूर करने के लिए वो आसपास के माहौल में डूबने की कोशिश करने लगी थी। दाएं जानिब देखते हुए उसकी नज़र सामने घास पर बैठे एक कपल पर ठहर गई। वो वहीं से कुछ भी बगैर जाने अंदाज़ा कर सकती थी। वो दोनों किसी चीज़ पर बहस कर रहे थे। लड़का अपने कहने की जोत में किस कदर खुदगर्ज था कि उसे लड़की की आंखों में बेबसी की अक्कासी करते आंसू भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लड़का अपने कहने के बाद अपना बैग उठाता वहां से चला गया। लड़की वो वहीं रह गई। आखिर सच्ची उम्मीदों को किसी के झूठे वादों के रहमो करम पर छोड़ने की सज़ा तो मिलती ही थी ना। हाँ, दिल लगाने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। दिल में एक बार फिर से उदासी अरूज पाने लगी। मामला किसी और का था। दिल उसका रंजीदा हो गया था। उसने फौरन से नज़रें फेर लीं, मगर ज़मीर वो नज़र फेर लेने से भी मलामत करने से बाज नहीं आ रहा था। ये गलत है अंजिला। महज किसी की जिद में आकर खुद का नुकसान करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। कैसा नुकसान? मैं यही चाहती हूँ, जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना। कहीं अंदर अना ने सर उठाया। नहीं, तुम ये नहीं चाहती हो, तुम कुछ और चाहती हो। अब जब वो नहीं मिल रहा तो यूं खुद को तकलीफ दे रही हो। महज अपने बाप की उसकी जिद में आकर तुम किसी की इमानत में खयानत कर रही हो। तुम तो कभी ऐसे नहीं थी। तुम कभी मर्द के हाथों खिलौना बनने वाली औरत नहीं थी। तुम झूठ कहती हो कि उसके साथ बेनाम रिश्ते में घूमना तुम्हें सुकून देता है। तुम झूठ कहती हो। दरअसल तुम खुद को अजियत देना चाहती हो। तुम खुद को यूं रुस्वा करके उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती हो। वो खुद से कुछ ही दूर पड़ी बजरी की ढेरी पर नजरें टिकाए सोचों के गिरदाब में उतरी हुई थी। मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। वो खुद को सुनने में इस कदर महफती के बेसाख्ता ही धीमे लहजे में बोल उठी। अजला। पास खड़े शख्स ने उसके सामने चुटकी बजाई। उसके ख्याल का बुलबुला हवा में तहलील हुआ। वो मकान के अंदाज में उसे देखने लगी। किसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती? वो उससे सवाल कर रहा था और वो खामोशी से उसे देखती गई, यूं जैसे महसूस हुआ उसने कुछ कहा है मगर समातों तक आवाज़ न पहुंची हो। अंजला। उसने एक बार फिर उसका नाम पुकारते हुए उसके कंधे की जानिब हाथ बढ़ाया। वो झटके से पीछे हुई और नागवारी से उसे देखने लगी। माजरत, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं मगर तुम जवाब ही नहीं दे रही। उसने अपना हाथ पीछे करते हुए वजाहत की। क्या कह रहे थे? तुम किसे तकलीफ ना पहुंचाने का कह रही थी? अंजला ने नफ़ी में सर हिला दिया। किसी को नहीं। लंच करने चलोगी? वैन उसके सामने पेंट की जेबों में हाथ अड़सता खड़ा हुआ। तुम्हें पता है, मुझे यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी की हद तक ही मंजूर हैं। वो अब उस पर से नजरें हटाकर वापस से सामने देखने लगी थी। हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी तुम मेरे साथ एक लंच तक करने नहीं जा सकती? अंजना ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। सालों? वो इस्तेहज़ाया हंसी। 1 महीने से भी कम, उसने सोचा। गालबन 20 दिन हुए होंगे हमें मिले हुए। उसने हाथ की उंगलियां उसके सामने की। ओह कम ऑन, माना तुम्हारा और मेरा इंट्रैक्शन अभी शुरू हुआ है, मगर हम किसी ना किसी पार्टी पर तो मिलते रहे हैं ना? अंजला खामोश रही। उसने फिर से कहा, सिर्फ एक लंच प्लीज़। अंजला को जवाब ना पाता देख वो फिर बोला, यार रेस्टोरेंट में इतने लोग होते हैं, वहाँ तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा अकेला मिलने में कह रहा हूँ। और वैसे भी हमारी फैमिलीज़ की तो पर्सनल टर्म्स पर भी हैं। तुम्हें क्यों लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? अंजला ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैं अंजला करमानी हूँ, जो डरने के लिए नहीं डराने के लिए पैदा हुई है। ओके ओके फाइन, मैं मान गया तुम्हें डर नहीं लगता, तो फिर एक लंच तो किया ही जा सकता है ना? उसने मुलतजाई नज़रों से देखा। उसकी बात पर अंजला के दिल ने एतराफ़ किया था। वो बहुत ही कोई लिच्चड़ इंसान था जो अच्छाई का लिबादा ओढ़े सबको बेवकूफ़ बनाता था, मगर उसे इन सब चीज़ों से गर्ज नहीं थी। उसे किसी के गुनाहों का हिसाब करने से कोई गर्ज नहीं था। उसे महज अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से गर्ज थी, जो वो बहुत दिल जमी से ही कर रही थी। ठीक है,
वो अपना बैग संभालती उठ खड़ी हुई। ये गालबन पहली मर्तबा था जब वो इसके साथ यूं बाहर जाने के लिए तैयार हुई थी। कुछ ही देर के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। वो ऑर्डर करने लगा और अंसला सरसरी सा इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। यूं ही इतराफ में देखते ही वो उसकी नज़र एक मेज़ पर ठहर गई थी। उसे इस मेज़ के गिर्द बैठे चेहरे वाजे दिखाई नहीं दे रहे थे। उस शख्स की उसकी जानिब पीठ थी। वो उसे सामने से नहीं देख सकती थी, मगर एक जानिब से जितना उसका चेहरा वाजे हो रहा था वो किसी से बहुत मुशाबियत रखता था। उसके दिल पर एक बार फिर बोझ पड़ने लगा। उसने सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। क्या सच में वो उसको जानती है, या फिर महज कहीं से गुजरते हुए यूं ही उस शख्स का चेहरा कहीं दिमाग पर दर्ज हो गया है जो अब उसे जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमें बहुत से लोगों को देखकर महसूस होता है कि हम उनसे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। एक बार फिर उसका दिमाग महवे गुफ्तगू हो गया। क्या वो लम्हों की इतनी मुसाफत तय कर आई थी जिसमें उस शख्स का अक्स भी धुंधला गया था? चंद सालों की मुसाफत ही तो थी, चंद सालों की ही तो नाआशनाई थी। हाँ, महज चंद सालों की बेरुखी थी और वो उसको पहचानना भूल चुकी थी। दिमाग फिर से सवालात और जवाबात में उलझने लगा था। ये कैसे चंद लम्हे थे, कैसे फ़कत चंद साल थे जो उसके हर नक्श को इतना गहरा कर गए थे कि हर इंसान में उसका अक्स दिखाई देने लगा था। चंद साल तो ना हुए, हिजर की लंबी मुसाफत ने उसके नक्श गहरे करने में बड़ी मेहनत की थी। कितनी रातें, कितने अश्क, कितने अरमान, कितनी नेकियां दान की थी महज उससे जुड़े एहसास को जिंदा रखने के लिए, महज उसे एक ना भूलने के लिए कितनी अजियत सही थी। अंजला, यार तुम बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो? रोहेल ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा। उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। नहीं, कहीं नहीं। नजरें अभी तक उसी मेज पर मरकूज थीं। सामने बैठी लड़की उसकी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। अंजला की नज़रों का मरकज़ वो लड़की नहीं थी, बल्कि सामने बैठा वो शख्स था जिसका चेहरा वाजे नहीं था। दिल ने कहा एक बार जाकर गुमान को यकीन का लबादा उड़ा दे, मगर हर नामुमकिन मुमकिन ठहरे तो मुहिब को क्या ही गम लाहक होता। दिल पर बढ़ता बोझ बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो वो एकदम से मेज़ से उठ खड़ी हुई और बाहर जाने के लिए बढ़ी। मेज़ पर खाना लगाता वेटर बेसाख्ता ही टकराव से बचने के लिए पीछे हटा। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और हाथ में पकड़ी ट्रे पर मौजूद गरम गरम व्हाइट सॉस पास्ता रुहेल के पाँव की टकोर कर गया। वो फौरन से घबराती हुई पीछे हटी थी। एक पल को रुकी और बगैर उसकी परवाह किए बाहर की जानिब भाग उठी। वो यहाँ से, इस शहर से, यहाँ या शायद इस दुनिया से कहीं दूर जाना चाहती थी। रुहेल के चलाने पर रेस्टोरेंट में बैठे सभी अशखास ने उसको मुड़कर देखा था और किसी ने उस भागती हुई लड़की को भी देखा था, तब तक जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई थी। मगर उसे परवाह कब थी? उसने जो उस वक्त में देख लिया था, जो महसूस कर लिया था, वो वबाले जान ठहरा था। पलकों की आड़ बाढ़ से आज़ाद होता आंसू का कतरा गाल से फिसलता हुआ नीचे गिरा तो वो वापस लौटी। हाल में लौटते ही उसकी नज़र सामने मौजूद शीशे पर पड़ी और वो दंग रह गई। सामने धुंधले शीशे पर वो उसका नाम लिख बैठी थी। क्यों? वो खिड़की के शीशे पर उंगली से तहरीर करदा उसके नाम को भी यकीनी से देखने लगी। सारा शीशा धुंधलाया हुआ था, कुछ साफ था तो उसकी उंगलियों से लिखा गया उसका नाम। वो ऐन उन हरूफ के नीचे अपना हाथ रखे बिना पलक झपकाए उसके नाम को देखती जा रही थी, यूं जैसे दुनिया इसी एक नाम पर रुक गई हो। कितनी अजीब बात थी, जहाँ जहाँ उसका जिक्र था वहाँ वहाँ मौजूद हर शय आज भी यूं लिखी महसूस होती थी, जैसे कलम की नोक पर अभी भी स्याही का कतरा चमक रहा हो, यूं जैसे लिखने के बाद लिखारी ने अभी कलमदान में ना रखा हो। उस एक नक्श के मिटाने के चक्कर में कितनी और चीज़ों के नकूश दिलो दिमाग पर गहरा करवा आई थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनाई देने पर उसने अपने सीधे हाथ की हथेली के साथ उसका नाम मिटा दिया। उसका नाम मिटाते हुए एक अजीब सी तकलीफ थी, एक कसक थी जो उसे महसूस हुई थी। दस्तक ना होती तो वो नाम वहाँ से ना मिटाया जाता और वो घंटों उस नाम को शायद यूं ही तकती रहती। मुस्कुराहट का लबादा ओढ़े उसने दरवाजे की जानिब देखा। कासिम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। तुम अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली? देखो तो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वो चलते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑफिस नहीं जाना क्या? उसने सामने से नजरें हटाकर उसको देखते हुए कहा। आप? कासिम हंस दिया। नहीं, आज नहीं जा रहा। इस कदर हसीन मौसम में कौन बदजौक इंसान ऑफिस जाएगा? कासिम खिड़की से दूर होते हुए बेड के पास चला आया। अच्छा, वैसे इतनी सुबह यहाँ क्या करने आए हैं? इतनी सुबह है तो नहीं, वैसे 11 बज रहे हैं और मैं अपनी दोस्त को लेने आया हूँ। आ जाओ, आइसक्रीम खाने चलते हैं। वो अपने बाजू को सर के नीचे रखते हुए बेड पर लेट गया। ताई अम्मा को पता चल गया ना तो इस बारिश में सारा दिन बाहर खड़ा रखेंगी आपको, फिर कहेंगे मेरी वजह से ठंड लग गई। और वैसे भी पहले ही मेरे गुनाहों की लिस्ट काफ़ी लंबी है।
उसने बाजू खोलकर लंबी लिस्ट होने का मतलब समझाया। यकीनन जिस दिन तुम पैदा हुई होगी उस दिन या तो सूरज को ग्रहण लगा होगा या चांद को, जब भी इतने हसीन मौसम में भी इस तरह की दुखी बातें कर लेती हो। तुमने कभी किसी कोसड़ी धूप में टची होते देखा है? बस इसके एहतराम को दुरानिया उसकी उदासी जितना ही होता था। बहुत ठंडी थी वैसे, कासिम ने ओंघने की बेकार से अदाकारी करते हुए कहा। ज्यादा बहाने नहीं बनाओ ड्रामेबाज, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। इसको टस से मस ना होता देख वो अपनी जगह से उठता हुआ इसके पास आया और जबरदस्ती उसे बाजुओं से पकड़ते हुए बाथरूम में धक्का दे गया। 1 मिनट में आ गई तो कॉफी का फ्लेवर तुम्हारी मर्जी का, नहीं तो आज मैं अपनी मर्जी की आइसक्रीम खिलाऊंगा तुम्हें। और अगर 1 मिनट से पहले आ गई तो तुम मेरी मर्जी का फ्लेवर लोगे, कॉफी का, उसने अंदर से चिल्लाते हुए कहा। अगर आई, कासिम के अल्फाज अभी मुंह में रह गए थे। वो उसके सामने खड़ी थी, बालों का रास्ता जूड़ा बनाए। तुम इस हालत में जाओगी, स्लीपिंग सूट, गंदे बाल, उसने झुरझुरी ली। हाँ तो अंजला कभी चैलेंज नहीं हारती। उसने एक अदा के साथ अपने बालों की आज़ाद लट को पीछे की जानिब उछाला और फिर से बोली, वो जिंदगी ही क्या जो औरों की शर्तों पर जी जाए। उसने सर पर नीले रंग का बैंड पहनते हुए खुद को शीशे में देखते आखिरी जुमला कहा था। मैं अपना चैलेंज वापस लेता हूँ। उसकी कड़वी कॉफी का सोचकर वो फौरन से मुकर गया। मगर अब आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जा चुका है। वो बेड से नहीं उठा था। ठीक है तुम जीत गई, लेकिन पहले जाकर अच्छा सा हुलिया बना कर आओ। इस तरह की गंदी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा रहा मैं तुम्हें। अंजला ने अपने बालों को एक अदा से हाथ की पश्च से पीछे झटका था और फिर अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। हीरोइन ना हो तो। वो उसके पीछे से हंसते हुए वापस से बेड पर लेट गया। अब अगला सीन। बारिश हर किसी के लिए एक नया और मुनफरिद एहसास लेकर आती है। कोई इस अब्र रहमत के नशे में दीवाना वार झूमता चला जाता है, कोई नंगे पांव नन्ही बूंदों से शरारत करता खिलखिला उठता है, और किसी के दिल पर यह बारिश वहशत तारी कर देती है। कुदरत के भी अजीब रंग हैं, एक ही चीज़ के लिए अब्र रहमत और किसी के लिए अब्र जहमत, किसी के लिए खुशी की नवीद, किसी के लिए इम्तिहान के असबाब, और इंसान के जज्बात उससे भी अजीब, जो कभी इसी बारिश पर उमड़ आते हैं और कभी यूं मानित पड़ जाते हैं कि उदासी लिए दिल के गिर्द इस कदर घुटन बढ़ा देते हैं कि वो दुनिया भुलाए रो देने के दर पर हो जाता है। यकदम से बादलों की गरज सुनाई दी तो उन्होंने किताब के मज़कूरा सफ़े पर उंगली रखे उसे फोल्ड किया और उसे हाथ में थामी अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आ गईं। एकदम से बिजली की चमक ने आंखों को चुंधियाया था। उन्होंने पर्दे खिड़की के आगे डाल दिए और फिर वहां से पीछे हटते हुए उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी। बाहर अंधेरा होने के सबब अंदर भी कुछ खास उजाला नहीं था, बिल्कुल उनके वजूद के जैसा। लाइट्स ऑन करने के बाद वो एन बेड के सामने पाँव वाली जानिब रखे सोफे पर आकर बैठ गईं। पाँव ऊपर रखते हुए सोफे के बाजू से टेक लगाते उन्होंने फिर से किताब खोल ली। उन्होंने वहीं से पढ़नी शुरू की। चंद लाइनें पढ़ने के बाद इन्हें एहसास हुआ जो पढ़ा गया है वो समझ नहीं आया। उन्होंने फिर से उन्हीं लाइनों को दोहराया और फिर समझ नहीं आई। जाने सामने लिखी गई तहरीर को कितनी बार दोहराया था मगर बेसूद। दिमाग कहीं और का सफ़र शुरू कर चुका था। कहाँ का? माजी का। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने अपने मुसल्ले को तय किया और एक जानिब रखने के बाद वो लिविंग रूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई, जहाँ से सहन और उसमें गिरकर उठती बारिश की नन्ही बूंदें वाज़े तौर पर नजर आ रही थीं। उनकी हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी। बिलाखिर ख्वाबों की ताबीर अपने तकमील की जानिब निकल पड़ी थी। उन्होंने आंखें बंद करते हुए एक इत्मीनान की सांस ली और फिर हल्का सा पाँव आगे करके बारिश में किया। ये शायद आखिरी बार था जब उन्होंने पानी की बूंदों के साथ खेला था। उनके मोबाइल पर यके बाद दीगरे कई बेल सुनाई दी। वो वहां से हटती अंदर आ गईं और मेज़ पर पड़े मोबाइल को उठाकर नोटिफिकेशन खोला। नोटिफिकेशन बार में आपा का आइकन जगमगा रहा था और इसके नीचे तस्वीर और वीडियो के आइकन थे। उन्होंने कुछ उलझते हुए उन्हें खोला और फिर जूं जूं देखती जा रही थीं। उन्हें लग रहा था जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन सिरक रही हो। अभी चंद ही तस्वीर देखी थी और एक बार फिर से मोबाइल बज उठा। उन्होंने फौरन से बेशतर कॉल उठाई। आपा, ये क्या है? आप कैसी हैं? सामने से कोई जवाब नहीं आया। आपा, लहजा तशवीश अमेज हुआ। ये अंजला ने बनाई हैं। यूं जैसे बड़ी हिम्मत करके जवाब दिया गया हो, बड़ा जब्त करके। अंजला कैसी है? वो घबरा गई। सहमी हुई है मगर मुझे महसूस नहीं होने दे रही। वो बामुश्किल 1 सेकंड को ठहरी होंगी। ये मैंने तुम्हें भेजी हैं सबूत के तौर पर। अगर अंजला के साथ कुछ हो तो तुम इस सबूत के ज़रिए रिपोर्ट कर सकती हो। आप कहीं जा रही हैं? हाँ।
मैं आज रात यहाँ से निकल रही हूँ। उन्होंने खौफ के सबब फ़ोन को अपने मुंह के पास करते हुए बहुत आहिस्तगी से कहा, इस कदर आहिस्तगी से कि वो बमुश्किल ही सुन पाई थी। और अंजला, ये मत कहिएगा आप उसे वहीं छोड़ रही हैं। उनकी आवाज़ में उसके बाद के सच हो जाने का खौफ था। फरहीन, मुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? उनकी आवाज़ के साथ ही बाहर ज़ोरदार बिजली कड़की थी और फरहीन को लगा ये बिजली आसमान पर गरजी नहीं थी बल्कि उनके ऊपर आ गिरी थी। आप उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? फ़ोन के गिर्द उनका हाथ भीग गया। आप उसे भी अपने साथ लें, उसे अकेला मत छोड़ें प्लीज़ आपा, वो बहुत छोटी है, वो ये सब अकेले कैसे सहेगी? अच्छा, उसे लेकर कहाँ जाऊं? उन्हें दूसरी जानिब जब टूटता हुआ महसूस हुआ। मेरे पास कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए, यूं कि ना सर पर आसमान हो और ना पाँव तले ज़मीन। ऐसे में मैं उसे अपने साथ कैसे ले लूं? आप मेरे पास आ जाएं, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, मगर खुदा के लिए अंजला को वहाँ अकेला ना छोड़िए। अच्छा, और उन सेविंग्स के बाद? दूसरी जानिब से किए जाने वाले सवाल ने उन्हें खामोश करवा दिया। मैं आज रात को निकलूंगी, तुम उससे कहो बस यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर दे। ठीक है, मगर आप जाएंगी कहाँ? मैं उसे कह देती हूँ आपके साथ रहे। नहीं, उसे ना पाकर सबका शक उस पर जाएगा और फिर वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। उनकी आवाज़ में खौफ से मटाया, वो पकड़ी जाना नहीं चाहती थी। मगर आप जाएंगी कहाँ? यहीं, इसी शहर में मेरी एक दोस्त है, कोई दिन उसके यहाँ रुकूंगी, फिर जैसे ही कोई मुनासिब बंदोबस्त होगा मैं अंजला को किसी ना किसी तरीके से वहाँ से निकाल लूँगी। उन्होंने सारी बात बहुत आराम से बताई। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? तुम अंजला को अकेला नहीं छोड़ोगी? जाने कौन सा धड़का था जो दिल को लगा था। आप जानती हैं ना वो मेरे लिए क्या है? उनकी आवाज़ रुंधने लगी थी। अगर वो अपनी बहन की जगह होती तो क्या अपनी बेटी को यूं ही वहाँ पर छोड़ देती? अगर वो अपनी बहन की जगह होती तो घर से भागने की नौबत ही कभी ना आती। जानती हूँ, इसीलिए अल्लाह के बाद तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। फरहीन, अंजला मेरी इमानत है तुम्हारे पास, मैं उसे एक मोबाइल देकर जा रही हूँ, कुछ हुआ तो वो तुम्हें और सुल्ताना को ही कॉल करेगी। उन्होंने आंखें बंद करके खुद के आंसुओं पर जब्त किया। मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बहुत हसास है, उन्होंने ताकीद की और उनकी आंखें छलक पड़ीं। 9 महीने हर तरह की तकलीफ झेलने के बाद समर की सूरत मिलने वाले अपने वजूद के हिस्से को यूं ही छोड़ देना किस कदर तकलीफदेह होता है, ये कोई रोहीन से पूछता। आपा, उन्होंने कहा तो कुछ पल के लिए सकवत छा गया। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। और फिर फ़ोन बंद हो गया था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उनके ख्यालात में ताश पैदा किया। उन्होंने गहरी सांस लेते फ़ौरन से बेशतर खुद को संभाला था। दरवाज़ा खोलते हुए सबसे पहले अंजला अंदर आई थी और उसके पीछे ही कासिम भी। चची, आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, कासिम ने सलाम करने के बाद कहा। इस मौसम में कहाँ जा रहे हो? अंजला ने कासिम को जवाब देने के लिए इशारा किया था। उसने सर खुजाया। आइसक्रीम खाने? वो हंसी। अच्छा जाओ। अंजला ने शिकवा करना नजरों से माँ को देखा। वो माँ पर ही तकिया किए हुई थी और वो ही धोखा दे गई। उसने बुरा सा मुंह बनाना चाहा, मगर कासिम ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए ट्रेन बनाए वापस से उसका रुख बाहर को मोड़ दिया। अब अगला सीन। आज बादल जमकर बरस रहे थे। मौसम की सूरत हाल को बयान करना मुश्किल था। जिनके चाहने वाले पास थे वो खुशी से निहाल हो रहे थे और जो कोई किसी अपने का मुंतज़िर था उसका दिल मजीद बोझल हो रहा था। कासिम उसकी पसंद से बखूबी वाकिफ था, जभी तो उसने खिड़की के पास वाले मेज़ का इंतखाब किया था। खिड़की के पार पौधों पर बरसती बारिश रूठे हुओं को असीर मोहब्बत करने के जतन कर रही थी। एक बार फिर से बंजर दिल को मोहब्बत से सैराब करने की इल्तिजा करती, सकूनियत दान करने को तैयार थी, मगर रूठे हुओं ने भी अब बाबे दिल पर कफा लगा लिया था, जहाँ ना कुछ सुना जा सकता था और ना ही महसूस किया जा सकता था सिवाय उदासी के। कासिम ने सफ़ेद राउंड नेक शर्ट के साथ जीन्स की पैंट पहन रखी थी और उसने अंजला को भी ज़बरदस्ती तैयार करवाया था। अंजला ने भी जानबूझकर इन्हीं रंगों को पहनना ऐन मुमकिन बनाया था जो कासिम ने पहने हुए थे। वो भी सफ़ेद रंग की शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट और साथ घुटनों से थोड़ा नीचे आती स्कर्ट पहनकर आई थी, लेकिन खिलाफे मामूल वो इस बात पर जिच नहीं हुआ था। वो फूलों को देखकर यूं दीवानी होती थी जैसे 13वीं की रात पानी की लहरें चांद पर। अंजला ने अपनी कुर्सी मजीद खिड़की के पास खिसकाई।
कासिम ऑर्डर करने लगा तो वो शीशे पर अपने दाहिने हाथ की उंगली से कुछ बनाने लगी। उसने अपने हाथ की उंगली से शीशे पर बहुत कुछ बना दिया, कहीं स्माइली, कहीं दिल, कहीं आंसू, कहीं सिर्फ नुक्ते। ओ भाई, कहीं कोई ब्रेकअप श्रेकअप तो नहीं करवा बैठी? कासिम ने उसे क्लास की खिड़की पर कुछ तहरीर करते कहा, फिर खुद से ही अपना सवाल का जवाब दिया। वैसे शक्लें होती तो नहीं है ब्रेकअप वाली। वो कासिम की बात पर हंसती और एक बार फिर से बाहर देखने लगी। यूं ही कुछ पल तक जब कासिम ने अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाई तो उसने बाहर से नजरें हटाकर बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। वो ऐसे ही उसे खामोश देखता रहा। अंजला के लब अजीब से ही अंदाज में फैले थे। वो उसे सुनना चाहता था। वो जब भी उसे सुनना चाहता था यही करता था, खामोशी से उसके पास आकर बैठ जाता। वो दावे से कह सकती थी कि अगर इसे यूं ही भी घंटों उसके लिए बैठना पड़ता तो वो बैठा रहता। अंजला ने मजीद कुछ पल उसे बड़ी गौर से देखा और फिर नजरें बाहर की जानिब मोड़ लीं। कितनी अजीब बात है ना कासिम, ये बारिश दुनिया पर धूल साफ करने के लिए उतारी जाती है। ऐसी रहमत जो जाते वक्त सारी मैल अपने साथ ले जाती है और हर चीज़ को निखार जाती है। मगर देखो इंसान का दिल कैसा है, उसकी मैल के सामने अब्रे रहमत भी बेबस है। उसने बाहर और अंदर के दर्जा हरारत के फ़र्क के बाइस शीशे पर उभरने वाले धुंधलेपन को अपने हाथ से साफ किया। वो कुछ नहीं बोला। अंजला ने खुद ही उसे इजाज़त दे दी। भाई बोल लो जो बोलना है। उसने सीधा होते हुए तंग आकर कासिम की जानिब रुख फेरा। मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ, सॉरी, वो बेचारगी से बोला। कासिम, अफसोस। उसने तासुब से उसे देखा, जिस पर वो शर्मिंदा भी हो गया। नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जो तुम यूं उड़े उड़े रहते हो? शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। नहीं, बताओ, तुम कोई चुड़ैल है जो तुम्हें चिमट गई है या फिर तुम जिन किसी को चिमट गए हो? वो अफसोस से उसे देखने लगी। आखिर वो ऐसी हरकत कर भी कैसे सकता था? अंजला, उसने इर्द गिर्द देखा। आहिस्ता नहीं बोल सकती? अब इश्तिहार लगवाना है? इश्तिहार, बैनर, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं तो तुम्हारी इस हरकत पर बिल बोर्ड लगवाने का सोच रही हूँ, ताकि रेस्टोरेंट वाले दरवाजे पर ही तुम्हारा वॉलेट चेक करें और फिर तुम्हें रेस्टोरेंट में घुसने ना दें। तुम कितनी बदतमीज़ हो। अगर ये गलती हो गई है तो मुझे शर्मिंदा किए जा रही हो, जबकि मैं कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करता, उसने शिकवा किया। हाँ? उसकी बात पर अंजला की आंखें बाहर आईं। शर्मिंदा नहीं करते? बच्चू, वो तो शुक्र मेरी जिठाई का, नहीं तो जितनी तुम कोशिश करते हो ना शर्मिंदा करने की, यही अगर मेरी जगह कोई शरीफ होता इंसान होता ना तो कब का शर्मिंदगी की लहरों में डूब डूब कर मर जाता। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मुझे तैरना आता है। उसने कमाल चिटाई से जुबान के जोहर दिखाए। तैरना? ढीठ कहो ना मेरी प्यारी, ढीठ होना। उसने भी बराबर चोट की। जितनी भी हो जाऊं, मगर इतनी नहीं हो सकती कि वॉलेट घर छोड़ाऊं और फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ टांग पर टांग रखकर ऑर्डर करने बैठ जाऊं। अमूमन शरीफ लोग ऐसी बातों पर माजरत करते हुए वॉकआउट कर जाते हैं। अंजला ने उसके बैठने के अंदाज पर चोट की। वो आहिस्ता से टांग पर से टांग उतारते हुए सीधा होकर बैठा। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास वॉलेट। मगर उसने उंगली उठाकर अंजला को तंबीह की। मैं तुम्हारी पसंद की कॉफ़ी नहीं पीने वाला। यक, ना मुझे इतना कोई दुख लगा है और ना ही दिमाग पर ऐसी कोई चोट लगी है जो मैं इतनी बदजायका जहर पीना शुरू कर दूं। ये सारी हरकत तुमने इसलिए की है ना क्योंकि तुम अपने लिए पहले से आइसक्रीम ऑर्डर कर चुके हो, वो भी अपनी पसंद की। शौक के मारे अंजला का मुंह खुला का खुला रह गया था। इसकी बात पर वो 32 के 32 दांतों समेत मुस्कुराया। इसी दौरान वेटर ट्रे थामे उनकी मेज पर आ चुका था, जिससे अंजना ने झपटने के अंदाज में कॉफी पकड़ी। वेटर ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मगर दिल में नदीदे के खिताब से नवाजते उसके जानिब देखा। कासिम ने वेटर के जज्बात को भांप लिया। वेटर की कैफियत समझते हुए बज़ाहिर मुस्कुराते मगर माजरत ख्वाना लहजे में कासिम ने उसका शुक्रिया अदा किया था। हद होती है नदीदेपन की। पहली बार पी रही थी कॉफ़ी, 1 मिनट सब्र नहीं कर सकती थी? मेरी चीज़ थी, 1 मिनट बाद में लूँ या पहले, क्या फ़र्क पड़ता है? चीज़ तो मेरी ही है, उसने कंधे झुकाकर कहा। कासिम को जवाब देने के बाद वो अपना कॉफ़ी का कप थामती एक बार फिर से उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करती खिड़की की जानिब रुख फेर गई। तुम्हारी जुबान कितनी चलती है ना अंजला? अपने भाई से ही सीखा है। यूं ही बाहर देखते हुए उसने बड़ी सहूलत से कहा। अंजला, वो सच में जिच हो गया था। अच्छा सॉरी, अब ऐसी सड़ियल शक्ल बनाकर मेरा मज़ा ना ख़राब करो। एक तो पहले ही फरिश्तों ने खासी मेहनत नहीं की, ऊपर से तुम्हारी खौफनाक अदाएं, अल्लाह की पनाह। उसने कानों को हाथ लगाए। तुम्हारी नज़ाकतें भी मैंने देखी हैं, जिस पर हर दूसरे दिन चचा का बीपी फिदा होता है। वो मज़े से आइसक्रीम का चम्मच मुंह में रखता हुआ बोला।
जो अपनी बीवियों पर फिदा नहीं होते ना, फिर वो यूं ही औलाद से बेजार रहते हैं। वो अब की बार भी जुबान के जोहर दिखाने से बाज नहीं आई थी। तो वाह, तुम्हारी जुबान कितना जहर उगलती है। उसने आइसक्रीम से हाथ रोके। ताई अम्मा कैसी हैं? अंजला ने कॉफी का घूंट भरते हुए अपनी हंसी को दबाया, मगर उसकी आंखें उसकी शरारत पर चमक उठी थीं। कासिम ने मसनूई खफगी से उसे घूरा। वो जानता था खास जुबान दराजी की बात पर ताई अम्मा का जिक्र क्यों किया गया था, मगर उसे इस वक्त उसकी यही मुस्कुराहट चाहिए थी। अंजला उसके लिए क्या थी वो कभी बयान नहीं कर सकता था। एक एहसास था जिसे वो नाम नहीं दे सकता था, एक एहसास था जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकता था। अंजला उससे छोटी थी। उसको एक दोस्त के एहसास से रोशनास करवाने के लिए वो उम्रों के दुरानियों को कहीं बहुत पीछे छोड़ आया था। ना कभी डपटा था, ना ही अपनी इज्जत का मीनार ऊंचा रखने की कोशिश की थी। अगर किसी चीज़ को मोतबर रखा था तो वो उस एहसास को जो उन दोनों के बीच था। बचपन से लेकर अब तक महज उसकी एक पुकार के फासले पर रहा था, वो जो इसके लिए हर वक्त हाजिर रहता था। तुम्हारी यूनिवर्सिटी को ख़त्म हुए सालों साल गुजर चुके हैं और चचा को तुम्हारे कारनामों का अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? कासिम ने एक बार फिर से बातों का सिलसिला शुरू किया। सालों साल तो मत कहो, यूं लगता है जैसे बचपन में ही कहीं पास आउट हो गई थी। और क्या होगा मतलब? मेरी ऐश होगी। ऐश का जिक्र करते हुए वो झूमी। और ये कि मुझे मजीद छुपाना भी नहीं पड़ेगा, और मेरे प्यारे फरिश्तों की खुलासी जिन्हें और झूठ नहीं लिखना पड़ेगा। वो बड़े आराम से पकड़े जाने के फवायद दिन बा गई। मुझे तो ऐश होती कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तुम घूमती हुई नजर आ रही हो, वो भी चाचू के हाथों में। जब चाचू को पता चलेगा ना तुम्हारी हरकतों का। उफ अंजला, मैं तुम्हें एक दीवार से दूसरी पर पटकता देख रहा हूँ। बात तो उसे संजीदा रहकर करनी थी, मगर इख्तिताम पर वो उसे चिढ़ाने से खुद को बाज नहीं रख पाया था। आज नहीं तो कल चाचू को पता चल जाएगा कि उनकी प्यारी लाज दुलारी परी ने फाइनेंस में नहीं फैशन डिजाइनिंग में डिग्री ली है। तुम कैसे छुपाओगी? कासिम फिक्रमंद हुआ था। मुझे तुम्हारे चाचू से ना जरा भी डर नहीं लगता। मैं तो बहुत पहले का चाहती थी उन्हें बताना, मगर तुमने ही कहा जब तक पानी सर के ऊपर नहीं आ जाता स्ट्रगल जारी रखनी है। उसने एक हाथ से सर से ऊपर आने का इशारा किया। और झूठ भी बोलना है, यकीनन ये भी किसी मुफक्किर का ही मशवरा होगा। कासिम ने उसे शर्मिंदा करने की अपनी सी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। यू कांट कॉल इट अ झूठ ब्रो। बस मैं अपनी बात नहीं शेयर कर रही, और तुम जानते हो मैं अगर उनके कहने पर फिनांस में एडमिशन ले भी लेती तो फेल ही होती रहती, और यूं तुम्हारे चाचू के बीपी का ग्राफ बुलंद से बुलंदतर होता चला जाता। वो अपने तस्वुर पर हंसी। मेरा जिसमें इंटरेस्ट था मैंने उसे चूज कर लिया, नॉट अ बिग डील। उसने कासिम के कंधे पर हाथ मारते हुए उसे पुरसकून रहने को कहा। अंजला, क्या तुम्हारे और चाचू के बीच जारी ये जंग कभी खत्म नहीं हो सकती? जंग कभी खत्म नहीं होती जब तक कोई एक फरीक हार ना मान ले, और यहाँ तो फिर असूल बामुकाबला अना है। इसलिए जंग का ख़त्म होना ख्याली पुलाव पकाने के मुतरादिफ है, जो कि अब तुम्हें नहीं पकाना चाहिए। पूछो क्यों? उसने जुबान को हरकत देने के बजाय आंखों से ही सवाल दोहराया। क्योंकि पुलाव तो पकना नहीं, मगर चूल्हे के पास बैठे तुमने चेहरे पर मजीद ग्रहण लगवा लेना है। कहने के बाद कासिम के चेहरे के तासुरात देख उसका कहका हवा में झूम गया। रोज जुबान को किस चीज से तेज करती हो? अपनों की बेपनाह मोहब्बत से। अंजला और मुंह बंद कर ले, वो भी कासिम के सामने। कैसे मुमकिन था? अंजला, चाचू का रिएक्शन बहुत खतरनाक होगा। उसने एक बार फिर से अपनी सी कोशिश की खबरदार करने की, जिसे उसने किसी खाते में नहीं धरा। डोंट यू वरी ब्रो, मेरा डिफेंस भरपूर होगा। कासिम ने अंजला को घूरा। अंजला ने हाथ उठाए। अच्छा ना, क्यों फिक्र करते हो? देखो बाबा वैसे भी कौन सा यहाँ होते हैं, महीने में 1 से 2 बार, बड़ी हद 3 बार, और वो भी तब जब उन्हें मुझे ये बताना होता है कि अभी भी मेरी किस्मत खराब करने का इख्तियार उनके पास है। अब देखो वो इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ मुझे जलील करने के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत मुझे भी तो करनी चाहिए ना। उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपनी स्किल्स दिखा सकें। तुम कितनी बदतमीज हो। कासिम के अधूरे छोड़े जुमले को उसने मुकम्मल किया। तुम कह सकते हो, और मैं इसे इख्तलाफ कर सकती हूँ। जी, क्योंकि अपनी नज़र में अंजला का कोई सानी नहीं। उसने कॉफ़ी को काफ़ी खींचा था। डोंट यू थिंक यू रेट योर सेल्फ अ बिट हाई? अल्लाह ने बनाया है और इज़्ज़त उसने इंसान को तोहफे में दी है। अब बंदा क्या थोड़ा सा भी खुद को रेट ना करे? उसने कहने के साथ कासिम के आइसक्रीम में से एक चम्मच भरते हुए मुंह में डाला था, और फिर बेसाख्ता ही बुरा मुंह बना गई थी। अब अगला सीन।
कासिम स्टीयरिंग थामे अंजला की जानिब देख रहा था। वो गाड़ी की सीट को बिछाकर बाहर हाथ बढ़ाते हुए पिछली नशिस्त से वो थैला उठा रही थी जो उसने आइसक्रीम शॉप से वापसी पर लिए थे, और इस नेकी का बिल कासिम के सर डाला था। वापस से सीट को सेट करते हुए अपना वॉलेट उठाकर कासिम को खुदा हाफिज कहकर उतरने लगी, मगर उसकी जानिब से कोई जवाब ना पाकर वो रुक गई और उसने गर्दन घुमाकर आंखें छोटी की कासिम को देखा। उसको यूं खुद को देखता देखकर उसने कासिम की आंखों के सामने चुटकी बजाई। किधर? अंजला, तुम बहुत अजीब हो। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, मगर अंजला उसकी बात पर हंसती चली गई। तुम्हें यह एहसास होने में कुछ देर नहीं हो गई? कभी कभी मुझे डर लगता है तुम्हारी ये नरम मिजाजी तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करवा दे। वो उसके चेहरे पर फिक्र की गहरी नजरें टिकाए हुए बोला। मैं नरम मिजाज नहीं हूं, बस तुम्हारे साथ कभी सख्त रवैया नहीं अपनाया, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो सकता है, मगर सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें वो कार्टून्स याद हैं जिसमें 3 परियां होती हैं? एक चुड़ैल उनसे उनके पर छीन लेती है, उन्हें उड़ने से महरूम कर देती है। रोजी और जैस्मीन अपनी नाउमीदी के सबब बर्फ की हो जाती हैं, मगर लिली हार नहीं मानती। वो पुरुमीद होती है कि एक न एक दिन वो अपना मकाम वापस ले लेगी, और फिर वो न सिर्फ अपने पर वापस हासिल करती है, बल्कि रोजी और जैस्मीन को भी वापस से परियां बनाने में कामयाब हो जाती है। बचपन की याद का जिक्र करते हुए वो मुस्कुराया। हम भी बचपन में कैसी कैसी चीज़ें देखते हैं और फिर हैरत अंगेज तौर पर वो हमें याद भी रह जाती हैं। वो अपनी बेवकूफ़ी पर हंस उठी। तुम्हारी तारीफ करूं? तुम तारीफ करने के चक्कर में ट्रॉमा दे जाते हो, लेकिन चलो करना चाहते हो तो कर दो। वो दोनों बैक वक्त मुस्कुराए। मुझे तुम बिल्कुल लिली जैसी लगती हो। तुम्हारी भी बहुत सी ख्वाहिशात अधूरी हैं, मगर फिर भी तुम यहाँ ऑर्फनेज के बच्चों में खुशियाँ बांटने आ जाती हो, उनके उम्मीद के दियों को जलाए रखने के लिए यहाँ आ जाती हो। कासिम की बात और उसकी मुस्कुराहट सिमटी। मैं रोजी और जैस्मीन तो हो सकती हूँ, मगर लिली नहीं। मैं पुरुमीद नहीं हूँ, बल्कि मुझे इस बात पर यकीन है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा। मुझे कभी वो मकाम नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। और रही बात औरों के एहसास की, तो अनम सुल्ताना कहती हैं, जिनके खुद के पाँव जले हों वो औरों को धूप में खड़ा नहीं किया करते। अगर तुम पुरुमीद ना होती तो तुम चाचू के गलत फैसलों पर एतराज़ करने के बजाय चुपचाप मान लेती, मगर तुम लड़ रही हो। तुम सही गलत के बीच की लकीर को कायम रखने के लिए लड़ रही हो। वो अपने नज़रिए पर कायम रहा। अंजला के पास कासिम की बातों का कोई जवाब नहीं था, या शायद वो जानती थी वो चाहे कितनी ही दलाइल दे ले, मगर कासिम कभी भी उसकी बात से इत्तफाक नहीं करेगा। बुरा वक्त ना आए तो हर भाई को ही अपनी बहन परियों सी मासूम और आबशार के पानी जैसी शफाफ लगती है। बस आजमाइश कभी कभी यकीन के ऐनक को धुंधलाने का सबब बन जाती है। मुझे खुशी होगी जिस दिन तुम मेरे साथ चलोगे और सब बच्चों से मिलोगे। वो बात को टाल गई। फिर किसी दिन, कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजला भी मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतर गई। वैसे ये अनम सुल्ताना कौन है? उसने पहली बार उसे ये नाम सुना था। इस ऑर्फनेज की हेड की सीट पर बैठी एक करख्त औरत। वो जो समझ रहा था कोई बड़ी शख्सियत होंगी, उसकी बात पर हंसता चला गया। वो आगे बढ़ गई। जब फारिग हो जाओ मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। कासिम ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पीछे से आवाज़ लगाई, जिसे वो हमेशा की तरह नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। अब अगला सीन। वो जैसे ही बैग थामे गेट से अंदर दाखिल हुई, सभी बच्चे उसे देखते ही उसकी जानिब लिपक पड़े। वो यूं ही उसके साथ आ लगे थे जैसे मीठे पर मक्खियाँ। अंजला उनको अपने साथ यूं लगे देखकर हंसती चली गई। सिर्फ मुस्कुराहट पर इक्तफा नहीं किया जा सकता था। ये जगह थी जहां आकर उसकी मुस्कुराहट खालिस हो जाती थी, जहां उसकी खुशियों को सच्चा इत्मीनान मिल जाता था। उसने बारी बारी सभी बच्चों में उनकी पसंद की चीज़ें तकसीम की। वहाँ मौजूद स्टाफ के लिए ये बात काफ़ी हैरान कुन थी। स्टाफ के लिए ही क्यों, शायद सभी के लिए होती जो उसकी इस बात से आशना होता। वो वहाँ मौजूद सभी बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ें लाती थी, भले छोटी मगर उनकी पसंद की। उसे सबकी पसंद का अंदाज़ा था। बच्चों में चीज़ें तकसीम करने के बाद वो इंचार्ज के कमरे में आ गई। दस्तक देने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। आ जाओ अंजला। 40 से 45 साल की खातून ने सामने रखी फाइलों से नज़र उठाकर उसे देखते हुए कहा। बिलेटेड जन्मदिन मुबारक। उनकी घुरियों को नज़रअंदाज करते हुए अंजला ने एक छोटा सा हैंडबैग उनकी जानिब बढ़ाया। एक तो आजकल मुझे इस नौजवान नस्ल की समझ नहीं आती, या तो उर्दू बोल लो या अंग्रेज़ी। इस बात को नज़रअंदाज की वो महज उन्हें तंग करने के लिए आधी उर्दू आधी पंजाबी आधी अंग्रेज़ी बोलती थी। उन्होंने जिद होकर कहा, और ये क्या है?
मैंने तुम्हें मना भी किया था, मेरे लिए तोहफे तहाइफ ना लाया करो। क्यों ना लाया करूं? जानती नहीं हूं क्या? आप अपनी सारी कमाई इस प्रोजेक्ट पर लगा देती हैं। अब किसी ना किसी को तो आपका ख्याल रखना है ना। अंजला, मैं ये नहीं कहती तुम पैसों को गिन गिन कर रखती हो, मगर चंदा, कुछ पैसे बुरे वक्त में काम आने के लिए भी तो बचा कर रखने चाहिए। क्या पता बुरे हालात कभी आए ही नहीं, तब मैं इन पैसों का क्या करूंगी? उसने बड़े मजे से कंधे उठाते हुए जवाब दिया। जिंदगी में आजमाइश तो आती रहती है ना, बुरा और अच्छा वक्त तो किस्मत का हिस्सा है। लाजमी तो नहीं आजमाइश पैसे की ही हो, रिश्तों की, जज्बात की भी हो सकती है, और वो इम्तिहान तो हमेशा चलता रहता है। कभी एक रिश्ते की डोर सुलझने लगती है तो दूसरे की उलझ जाती है। उसने किस्मत की सुलझन पर मुंह बनाया। फिर भी तुम्हें कुछ पैसे खुद के लिए बचाने चाहिए। हर बार की तरह अपनी नसीहत को फिर से दोहराया। आपको अभी भी लगता है कि जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आएगा जब मुझे पैसे चाहिए होंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? वो जख्मी सा मुस्कुराई। एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है, पैसे ना कभी मेरा मसला थे, ना कभी हो सकते हैं। अंजला का दिल इस मोहब्बत के लिए नहीं बनाया गया। ये शायद दुनिया की एक वाहिद चीज़ होगी जिसके खौफ से मैं आज़ाद हूँ। कोई भी मुझे चंद नोटों का खौफ दिलाकर कैद नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो खिड़की से पार देखते किसी ट्रांस में बोलती चली गई। वो वापस आया? उन्होंने अंजला की जानिब देखा, जो सोफे पर टांगे रखे खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां धूप की तपिश और सर्दियों की सर्द हवाओं का मुकाबला जारी था। उनके सवाल पर अंजला ने बाहर से नजरें हटाकर उन्हें देखा। आप हर बार एक ही सवाल क्यों करती हैं? आप मान क्यों नहीं लेती वो नहीं आएगा? और आ भी गया तो वैसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच कर बैठी हैं। मुझे छोड़ो, क्या तुमने मान लिया है कि अब वो कभी नहीं आएगा? उनके सवाल पर वो कुछ पल के लिए खामोश होगी। सवाल मुश्किल नहीं था, जवाब था। इजहार मुश्किल नहीं था, इकरार था। मेरे मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप जानती हैं मुझे आपका ये सवाल किस कदर नापसंद है, फिर भी आप हर बार मुझसे एक ही सवाल करती हैं। उसने ज़िद होकर कहा, मगर उन्होंने हमेशा की तरह उसके सवाल का जवाब देने के बजाय नज़रअंदाज कर दिया। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी आपकी तरह इन बच्चों के फलाह सुकून के लिए वक्फ कर देनी है। वो जज्बातियत से बोली। तुम शायद भूल रही हो, मैं इन बच्चों के साथ साथ अपने बच्चे को भी देख रही हूँ। मैंने खिदमत खल्क के साथ साथ दूसरे रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ा। इंसान वही कामयाब होता है जो ज़िंदगी में तवाज़ुन रख कर चलता है। उसने इनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल के बाद वो फिर से बोली। आपके ख्याल में भगोड़ों की क्या ज़िंदगी होनी चाहिए? तुम उसे भगोड़ा कह रही हो? किसे? अंजला ने मुड़कर उन्हें देखा। तुम अच्छे से जानती हो। क्या नाम सुनना चाहती हो? उन्होंने शरारत से कहा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सुनना चाहती हूँ, आप ही बार बार उसको बीच में ले आती हैं। वो तिनक कर बोली। तुम्हें पता है अंजला, तुम्हारी जुबान बहुत झूठ बोलती है, मगर ये जो तुम्हारी मोटी मोटी आंखें हैं ना, इन पर तुम्हारा ज़रा सा इख्तियार नहीं। उनके हंसने पर अंजला ने तब कर वापस से बाहर की जानिब अपनी नज़रों का रुख फेर लिया। वैसे भी मैं सोच रही हूँ और चंद सालों तक आपने अली की शादी कर देनी है, और फिर किसके साथ रहेंगी? इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं आपको अपने घर रखूंगी, अपने साथ। उसका लहजा अटल था। मुझे तो लगता है जिस दिन तुम्हारे डैड को पता चला तब तुम्हें भले मेरे साथ रहना पड़े, और तुम मुझे रखने का कह रही हो। वो हंसते हुए बोली। मैं आपको डैड के घर नहीं, अपने घर रखने का कह रही हूँ। उन्होंने उसकी बात को यूं नज़रअंदाज किया जैसे माँ बच्चे की गैर माकूली बात को नज़रअंदाज करती है। बस एक बार मेरा काम चल पड़े तो फिर कहाँ का हुक्म, कहाँ की फरमाबरदारी। वो बाहर से खिड़की देखती हुए अपनी जोत में थी। और जो काम अभी कर रही हो, ये छोड़ दोगी क्या? वो कुछ पल के लिए उनके चेहरे को देखती रही, फिर उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हारा इस काम से दिल फेर दे। उनका लहजा बेबसी का इकासी था। आप तो चाहती हैं मेरे हर शौक से अल्लाह मेरा दिल फेर दे? उसने बिना जज्बाते हुए कहा। नहीं, सिर्फ उससे जो तुम्हारी बेसकूनी का सबब है। फिर आप दुआ करें, अल्लाह उन सब लोगों के दिल फेर दे जो मेरे लिए अजियत का बाइस हैं। वो इसे देखती रह गई। अंजला भी एक बार फिर से बाहर देखने लगी। फिर कहती हो वैसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। वो शरारत से कहती अपने रजिस्टर पर झुककर अपने काम में मसरूफ हो गई। अंजला ने नाराज नजरों से उन्हें देखा, जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया था। अब अगला सीन। वो अपने कपड़े बैग में रख रहा था जब वो दरवाजे की ओट में आकर खड़े हो गए।
ये तो मैं अचानक से पाकिस्तान की याद क्यों सताने लगी है? वो एक पल को पैकिंग करता रुक गया और उसने सर उठाकर हैरानी से अपने बाप की जानिब देखा। अचानक? पिछले 1 साल से कह रहा हूँ आपसे, मगर आप मेरी किसी बात को सीरियस ही नहीं लेते जब तक मैं उसे ना कर गुजरूं। जिस स्पीड से तुम भाग कर जा रहे हो ना, इसी स्पीड से वापस आओगे। वो और इनकी पेशन गोइयां। जी नहीं नजूमी साहब, मैं जिस स्पीड से भाग कर आया था ना, उसी स्पीड से भाग कर वापस जा रहा हूँ। शर्म नहीं आती? इस बूढ़े बाप को यूं अकेला परदेश में छोड़कर जाते? किसके आश्रय रहेगा तुम्हारा बाप? ये जानते हुए भी कि इसका और शर्म का कोई खास मेल नहीं बनता, उसके बावजूद भी वो इसे और शर्म को एक फ्रेम में सेट करने की कोशिश करते रहते थे। बूढ़े? उसने भवें आई। मामू लोग हैं ना यहाँ? हाँ, बिठा दो बाप को यूं अपनी मरी बीवी के घर वालों के सर पर। बीवी के होते हुए तो घर जमाई बना नहीं, अब जब बीवी को गुजरे भी 29 साल हो गए हैं, इस उम्र में खाक डलवाओगे बाप के सर में? डैड, आप जानते हैं इस सभी ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। उसने हाथ में शेविंग किट पकड़े बाप की जानिब देखा। बेटा, ये फिर कोई फकर की नहीं, शर्मिंदा होने की बात है। वो अपना सारा सामान बैग में रख चुका था। उसने और फिर उनकी जानिब चला आया। आप आ रहे हैं ना तकरीबन 1 हफ्ते बाद? 1 हफ्ता क्यों, साथ ही चलते हैं। उन्होंने चहकर आइडिया दिया। नहीं डैड, हमारी इस टॉपिक पर बात हो चुकी है। इतने सालों से घर बंद है, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। मैं आपके आने से पहले उसे सेट कर लूँगा। मुझे पता है ये तुम्हारी दौड़ें क्यों लगी हुई हैं। उन्होंने उसकी नब्ज पकड़नी चाहिए। जी, मेरी कंपनी ने उधर ट्रांसफ़र कर दिया है। कर दिया है या करवा लिया है? वो भी कदरे ऊंची आवाज़ में बोले थे, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उसके लब ज़रूर फैल गए थे। अब अगला सीन। अंजला को छोड़ने के बाद वो सीधा घर आया था। मोबाइल पर मसरूफ सा लाउंज से होते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था, जब अचानक से किसी की आमद पर उसे रुकना पड़ा। कासिम ने मोबाइल से नजरें उठाकर सामने खड़ी अपनी बहन को देखा। किधर से आ रहे हैं? वो उसका रास्ता रोके पूछ रही थी। लारेब, तुम मेरी अम्मी बनने की कोशिश ना किया करो, छोटी हो छोटी बन के रहो। कासिम ने उसे अपने रास्ते से हटाते हुए कहा और आगे बढ़ने लगा, जब उसकी बात सुनकर मजबूरन उसे रुकना पड़ा। अम्मा को तो आपने बता ही दिया होगा कि हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए आप अंजला बाजी के साथ आइसक्रीम खाने गए हैं। वो आंखें मटकाती हुई मासूमियत से उसे देख रही थी। तुम्हें अंजला ने बताया है? कासिम ने उसे खफगी से देखा। लारेब ने अपने मोबाइल की रोशन स्क्रीन उसके सामने कर दी, जिसमें वो दोनों किसी आइसक्रीम पार्लर में बैठे हुए थे। ये क्या नदीदों वाली हरकतों सकनात करने लगे हो तुम? खाते बाद में पोस्ट पहले कर देते हो सोशल मीडिया पर। कासिम ने तिनक कर कहा। लारेब ने आंखों से चैलेंज किया तो उसे लाचार पूछना ही पड़ा। बताओ अब, क्या चाहती हो तुम मुझसे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़रा दोपहर में मेरे लिए एक पिज़्ज़ा और एक अदद सैलेड तो ऑर्डर कर दीजिएगा। वो जाते हुए वापस पलटी। और आप जानते हैं ना, मुझे शेयरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने अपनी हंसी को दबाए संजीदगी से कहा। कासिम गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। और याद रहे, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज और पापा जॉन्स और बर्गर किंग फ़लस्तीन की वजह से बाइकआउट पर हैं। उसने एक सांस में उनके नाम गिनवाए। वो उसकी बात पर मुड़ा। जी बेहतर शहजादी साहिबा। लारेब ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके चीनी सी शक्ल बनाकर शुक्रिया अदा किया। वो अपना गुस्सा पीता वहां से चला गया। अब अगला सीन। ऑर्फनेज से वो शाम में वापस आई थी। अपना बैग बेड पर रखते हुए टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई और दूर आसमान पर देखने लगी, जहां सारा दिन अपनी बादशाहत के करूर में अरूज पाता सूरज इस वक्त डूबने के मराहिल में था। अजीब बात है, सूरज के डूबती ढलती शामों के साए तबीयत पर इतना असरअंदाज होने लगते हैं। क्या उसने कभी सोचा होगा कि इससे आगे वो सोच ही ना पाई, ना जुबान से दोहरा पाई। मुझे छोड़ो, क्या तुमने इस बात का यकीन कर लिया है कि वो कभी नहीं आएगा? सुल्ताना बेगम का कहा गया जुमला उसकी समातों से टकराया। वो तल्ख हंसी हंसते हुए वापस कमरे में चली आई। बेड से तकिया उठाकर उसने सीधा किया और लेटते हुए छत को तकने लगी। माजी एक बार फिर किसी फिल्म के सीन की तरह उसके सामने चलने लगा। वो खामोश ताज में अपनी सीट पर बैठी बैग में से नोट्स निकाल रही थी, जब रुहेल उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। तुम यूं अचानक पार्टी से क्यों चली गई थी? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, उसने सरसरी सा जवाब दिया। तुमने मेरे पाँव का भी नहीं पूछा। यूनिवर्सिटी आ गए हो तो ठीक ही होगा, उसने बिना किसी जज्बाती वाबस्तगी के कहा। तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? मैं स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रही, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी, अब तुम जाओ।
क्या मतलब बात नहीं करनी? मैं तुम्हें खुद के साथ ये खेल खेलने नहीं दूंगा, आई समझ? तुम हमारी दोस्ती को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती। वो मुश्तिल हुआ। कौन सा खेल? हाँ, कौन सा खेल? कौन सी दोस्ती? मैं नहीं जानती क्या तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे? चलो, हो गया टाइम पास, अब कोई नहीं ढूंढो। उसके सख्त लहजे में कहते हुए चुटकी बजाकर उसे जाने का कहा। मैं टाइम पास कर रहा था, तुम क्या कर रही थी? मैं भी टाइम पास कर रही थी, कहकर वो अपना बैग उठाती वहां से चली गई। वो इसके पीछे से उसके मुतालिक क्या सोच रहा था उसे परवाह नहीं थी। अंजला बाजी! बाहर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक से वो हॉल में लौटी। उसने अपनी आवाज़ को हत्तुल इम्कान हमवार बनाया। क्या हुआ? साहब आ गए हैं? तो उसने वैसे ही लेटे लेटे सवाल किया। खाना लग चुका है, आपको बाजी बुला रही हैं। बाहर से जवाब आने पर अंजला ने एक लंबी सांस हवा के सपुर्द की। अपनी तो असल ज़िंदगी भी फिल्म बनी हुई है। वो बेड से उठ गई। जाओ, आ रही हूँ। अब अगला सीन। करीबन 5 मिनट के बाद वो नीचे आ चुकी थी। कमाल और फरहीन बेगम डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। मेज़ के पास पहुंचकर उसने जानबूझकर कुर्सी को जोर से घसीटकर पीछे किया और फिर लापरवाह से अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए उसने कन अखियों से अपने बाप की जानिब देखा, जिनके तासुरात कुर्सी के शोर पर कुछ खुशगवार नहीं रहे थे। हम पिछले 20 मिनट से आपका इंतजार कर रहे हैं खाने पर। आपको पता था ना हमने डिनर आज साथ करना है। मेरे ख्याल से आपको खाना खा लेना चाहिए था, उसने कहने के बाद साथ की प्लेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। फरहीन बेगम ने प्लेट थमाते हुए उसे घूरा। मेरा मतलब है आप ऑफिस से आते हैं भूखे होते हैं ना? उसने ड्रामाई अंदाज में तस्हीह की। आपकी मामा ने बताया आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहती हैं। वो अपने प्लेट में खाना निकालने लगे। उन्होंने इतनी भी दिलचस्पी नहीं ली थी कि प्रोग्राम की तफसीलात ही याद रख लेते। खैर, उसने भी कौन सा उनकी दिलचस्पी लेने के लिए फुलझड़ी छोड़ी थी। जी, उसने भी एक लफ्ज़ी जवाब दिया, यूं जैसे डिस्कशन का तो मकसद ही नहीं था, बल्कि इस बात को छेड़ने के पीछे और ही कहानी थी। मगर मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, आप क्यों ख्वारी लेना चाहती हैं? मेरा इंटरेस्ट है उसमें डैड, और मुझे फिर अपना बुटीक खोलना है। उनको लगा उन्हें सुनने में कोई गलती हुई है। क्या? जी हाँ डैड, मुझे अपना बुटीक खोलना है। मैं अपना कोई काम शुरू करना चाहती हूँ, तो क्यों ना वो करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो। वो बिना उनकी जानिब देखे आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लेट में खाना निकालते उनका पारा ऊपर चढ़ा रही थी। इसकी जुबान स्लो पॉइजन थी। मगर क्यों? क्या हम आपको पॉकेट मनी नहीं देते? देते हैं डैड, मगर ये मेरा शौक भी है और पैशन भी। ये जानते हुए भी प्लेट खाली होने से पहले ही वहाँ तमाशा लग जाएगा। उसने फिर भी प्लेट को खाने से भरा। मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छा ख्याल है। फजूल चीज़ों में पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर सरमाया भी चाहिए होगा। वो खाने से हाथ रोक गए। आपको तो बाप पॉकेट मनी दे देता है, इसलिए अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है नाम और पैसा कमाने में। और फिलहाल मैं इतना पागल नहीं हुआ कि आपके चंद दिनों के शौक पर ये दोनों चीज़ें डबो दूँ। उन्होंने बात मुकम्मल करने के बाद हाथ में पकड़े लुकमे को मुंह में रखा। इज़न्ट इट स्ट्रेंज दैट आज आप मुझे सक्सेस भी विश नहीं कर सकते? मगर कैसे करते? आपको तो यकीन है कि मैं फेलियर्स में से ही रही हूँ, या शायद आपकी ईगो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि एक औरत भी वो सब कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। आप मानना ही नहीं चाहते कि एक औरत भी विजिलेंट हो सकती है। और रही बात आपके पैसों की, तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। आई कैन मैनेज बाय माई सेल्फ। वक्त बदल चुका था। वो उनकी बीवी से यकसे मुख्तलिफ थी। पैसों के खौफ से आज़ाद, उसे बांधना मुश्किल था। वो उसकी बात सुनकर इस्तेज़ाइया हंसे। मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है। यह खुददारी तब कहाँ होती है जब पॉकेट मनी लेनी होती है। आई नेवर आस्क्ड फॉर मनी। आप अपनी मर्जी से देते आए हैं, चाहें तो कल से बंद कर दें। उसने कंधे उठाकर सहूलत से कहा। यकीनन आप आइंदा पॉकेट मनी के लिए मना कर रही हैं। मेरे कहने या ना कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा डैड? एज ऑलवेज यू विल डू वट एवर प्लीज़ यू। किसी को 2 मिनट में कैसे तैश दिलाना है इसकी जुबान बखूबी जानती थी। मेरा नहीं ख्याल आपको इन चक्रों में पड़कर कुछ मिलने वाला है। वैसे भी हम आपकी शादी का सोच रहे हैं। मैं भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। वो भी उसी के बाप थे। दोनों ही एक दूसरे पर निश्तर आजमाई करते थे। फरहीन बेगम ने उसके सुर्ख चेहरे को देखा, पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। वो खाने की प्लेट को अपने सामने से हटाते हुए उनकी बात पर हंसी। कमाल साहब के साथ फरहीन बेगम ने भी उसे तशवीश के साथ देखा। डैड, औलाद की शादी करने के अलावा भी वालिदैन के बड़े फ़राइज़ होते हैं। कितना अच्छा होता अगर आपको उनका भी इल्म होता।
वो तासुब से कहती अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर नैपकिन को मेज पर रखते बगैर उनकी कुछ सुने वहां से चली गई। कमाल साहब की गुस्से की शिद्दत से लाल होती आंखें फरीन बेगम पर जा ठहरी थीं। ये तरबियत की आपने मेरी औलाद की, इसलिए आपने मुझसे शादी की थी कि मेरी ही औलाद को एक दिन मेरे सामने ला खड़ा करें। वो भी अपना नैपकिन फेंकते हुए वहां से चले गए। अब अगला सीन। अपने कमरे में दाखिल होते साथ ही उसने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। कुछ चाल की तेज़ी का असर था और कुछ गुस्से की ज़्यादती का कि उसका तनफ्फुस फूल चुका था। अश्क बहने के लिए बेताब हो रहे थे। उसने साइड मेज से पानी का जग उठाकर ग्लास में पानी उंडेला और फिर एक ही घूंट में उसे अंदर उतार गई। उसने अपनी शर्ट की स्लीव से मुंह को साफ किया। इस कदर ज़्यादती, इस कदर हक तलफी, इस कदर एहसास कमरे में घुटन थी कि मुसलसल बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर टेरेस पे आ गई और सीने पर हाथ रखते जोर जोर से सांस लेने लगी। इनको क्या लगता है मैं वही बेवकूफ़ अंजला हूँ कि वो जो कहेंगे मान जाऊंगी? उनकी मोहब्बत के धोखे में आकर एक बार फिर खुद की खुशियों की बलि दे दूंगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब वो पागल अंजला नहीं जो हर किसी के साथ अपना दिल लगा बैठती थी। सर उठाकर आसमान की जानिब देखते हुए खुद से कहने लगी, अंजला, अंजला रिलैक्स, सब ठीक है, वही होगा जो तुम चाहोगी। आसमान की जानिब देखते हुए आंसुओं की लड़ियां बिल्कुल ऐसे बही थी जैसे ढलान देखकर पानी बहता है। आंसुओं पर जब्त रखना आसान बात नहीं होती। ये जब बगावत पर उतर आए तो हर लिहाज, हर मुरव्वत बलाए ताक रखते इंसान के जज्बात आश्कार कर जाते हैं। इसके साथ भी यही करने लगे थे। तुम अंजला हो, तुम्हें रास्ता भी निकालना आता है और चोर दरवाजे भी ढूंढने आते हैं। अब तुम्हें कैद कर लेना आसान नहीं है। वो अपने सीने पर थपकी देती हुई खुद को संभालने लगी। आज उसकी आंख जिस ख्वाब को देखते हुए खुली थी, एक बार फिर उसका दिल किसी की याद में निहाल हो गया था। वो अपने दिल के जज्बात को आग में जलाकर भस्म नहीं करना चाहती थी। ज़ाहिरी खुशी और दिली इत्मीनान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिनके दिलों में इत्मीनान नहीं होता, उनकी कैफियत का अंदाज़ा उस इंसान की हालत से लगाया जा सकता है जो ज़मीन पर खड़ा होकर आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को हसरत भरी निगाहों से देखता है। खुद को उसकी यादों के शहर से निकालने के लिए वो स्लीपर पहनती कमरे से निकल आई। फरहीन बेगम काम वाले को कुछ हिदायत दे रही थी। वो खामोशी से किचन में चली आई, उसकी आहट को महसूस करते हुए। फरहीन बेगम ने भी काम वाले को वहां से भेज दिया। वो खामोशी से जूस ग्लास में उंडेलने लगी। नाश्ता बनवा दूं? उसने जूस का गिलास भरते हुए नफी में सर हिलाया। अंजला, आप यकदम इतना एग्रेसिव क्यों हो जाती हैं? फरहीन बेगम के सवाल पर उसने घूंट भरने के बजाय गिलास वापस काउंटर पर रख दिया और फ्रिज के पास आकर उसे खोलते उसका जायजा लेने लगी। अंजला, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आखिर आप अपने डैड से ऐसे क्यों बात करती हैं? उसने पलटकर हैरानी से अपनी माँ को देखा। सच में मॉम, आप अभी भी मुझसे वजह पूछ रही हैं? आप इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम मुझ पर डालेंगी? हाँ, वो भला कैसे गलत हो सकते हैं? वो आपके शौहर जो ठहरे, आपकी मजबूरी है, राइट? मगर मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मॉम। फरहीन बेगम उसे बेबसी से देखती चली गई। इल्तिजा करना चाहती थी मगर कर नहीं पाई थी। उसने अपने ऐन दिल के ऊपर अपना अंगूठे को रखा। मुझे सब याद है, यहाँ सब है, सब नक्श है मॉम, और मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगी। उसने चंद सेकंड का तवक्कुफ लिया। आप उन्हें एक बात ज़रूर बता दीजिएगा, वो जैसा सोच रहे हैं मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी ज़ात के लिए आज़ाद हूँ। मैं अपनी ज़ात को एक शख्स की कैद से निकालकर हरगिज़ किसी दूसरे के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। मुझे वो जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अब बस। मैं रूहीन। बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि उसके अल्फाज सामने खड़ी बेज़र खातून को तकलीफ़ दे जाएंगे, तो उनका नाम उसने मुँह में ही रख लिया। वो जूस को बीच में ही छोड़ती वहाँ से उठ गई थी। अच्छा सुने, मैं ज़रा लारेब के साथ बाहर जा रही हूँ। अगले ही पल वो यूं आम से अंदाज में बोली जैसे कोई बहुत बड़ी बात हुई ना हो। ड्राइवर बाहर ही है। उसका मकसद उसे तंबीह करना था कि वो घर की सवारी पर ही जाए। ओके माय लेडी। वो उनके सर पर प्यार करती बाहर निकल आई। उस वक्त ताई अम्मा कैलूला करती थी, जिसका भरपूर फ़ायदा अंजला और लारेब के हिस्से में आता था। वो गाड़ी में बैठी पिछले 10 मिनट से उसका इंतज़ार कर रही थी और वो आकर ही नहीं दे रही थी। बिल आखिर कोई 10 मिनट के बाद आ ही गई। अंजला की घुरियों पर फ़ौरन वजाहत देने लगी। भाई, अम्मा सो ही नहीं रही थी। वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठी। और वैसे भी अगर आप मेरी अम्मा से लड़ाई ना करें तो ये सब ना हो। वो अंजला से अपने शिकवों की फहरिस्त को खोल चुकी थी। कौन कह देता है अपनी ताई को कि मैं आपकी तलाक करवा दूं? ताई ने कहा ये अपनी माँ की तलाक करवाएगी।
अब की बार वो पहली बार जवाब देने के मूड में आई थी। मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं ताया बाकी भी करवा दूँ। उसने लारेब की जानिब देखा। आप ज़रा अपने जुमले की तस्हीह करें मिस लारेब। उन्होंने एक बात कही, मैंने भी एक बात कह दी। हाय, ये आपकी एक बात। वो फिर अंजला के गले से लिपटी। कभी कभी वो बहुत ज़्यादती कर जाती हैं ना। अक्सर। एक लफ्ज़ में फिर से तसी। लारेब अंजला से 3 साल छोटी थी और अंजला के लिए वो इसकी एक छोटी सी वो बहन थी जिसे उसने खुद के पैरों पर सफ़र करवाना था और ठंडी गर्म हवा से बचाना भी था। लारेब की छोटी छोटी ख्वाहिशों पर वो कभी ना नहीं कहती थी, जैसे कासिम कभी उसकी बातों पर नहीं कहता था। नहीं, कासिम का ज़रा अलग हिसाब था। उसने अंजला को मोहब्बत करना सिखाई थी। जो मोहब्बत उसे कासिम से मिली थी, वो मोहब्बत वो लारेब पर लुटा रही थी। कासिम अंजला से बड़ा था, मगर इन दोनों के बीच कभी उम्र का तकल्लुफ़ नहीं रहा था। शायद उसने कभी खुद ही नहीं रखा था। वो आज उसे लेकर किताबों वाली दुकान में चली आई थी, जो शायद नई खुली थी। उसने कुछ दिन पहले वहाँ से गुजरते हुए उसे देखा था और उसे बाखूबी अंदाज़ा था कि लारेब को ऐसी जगहों का क्रेज़ है। दुकान कदरे गलियों के अंदर बनी हुई थी। अंजला बाजी, ये कैसी? और फिर उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। ग्लास डोर से दूसरे पार का मंजर देखते हुए शशतर रह गई। इश्तियाक से आंखें फैली थीं। अंजला दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी, फिर वो भी पीछे ही आ गई। दुकान के अंदर दाखिल होकर उसने सर उठाकर ऊपर देखा। एंड वस्त में कदरे बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा फानूस लगा हुआ था, जो छत को छूता ग्राउंड फ्लोर के वस्त तक आता था। उसने अंजला को सराहा। वो हंस दी। अब कुछ लेना भी है या बस यूं ही देखना है? सबसे पहले ऊपर चलते हैं, वो कहकर आगे बढ़ गई। 3 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में दाखिल हुए तो लारेब को हैरत ने आन घिरा। वहाँ एक कैफ़े था। कैफ़े से अंदर दाखिल होते ही एक जानब कॉफ़ी मशीन रखी हुई थी। गालबन वो टी काउंटर था। वहाँ स्टाफ नहीं था, मतलब कि सेल्फ सर्विस और ट्रस्ट पर काम चल रहा था। हाँ, वैसे भी आजकल कोई किताबों का शदाई हो तो उनको उठाकर भागे। ये नस्ल किताबों का बोझ उठाने की रवादार नहीं, जो अपनी मेमोरीज दिमाग में महफूज करने की बजाय उन्हें डिजिटल गैजेट्स में महफूज करना पसंद करते हों। उन्हें क्या ही मालूम कि किताबों का विंटेज असासा क्या होता है। वो आहिस्ता से चलती हुई आगे बढ़ आई, जहाँ हर थोड़े फासले पर एक गोल मेज जो किताबी असासे की तरह विंटेज लुक दे रहे थे, और उसके पास ही रिवॉल्विंग रैक्स रखे हुए थे। एक जाने बीन बैग्स भी रखे हुए थे, मगर वो हिस्सा बड़ी रीडिंग के लिए मुख्तस था। हम भी बड़ी रीडिंग करें? लारेब ने कतरे झुकते हुए किताब ढूंढते हुए कहा। ताइमा, अंजला ने मना करना चाहा, मगर इसकी खुशी देखकर वो जुमला बदल गई। मुझे कोई मसला नहीं है। फिर आए करते हैं बड़ी रीडिंग। वो अपनी किताब ढूंढने लगी और अंजला अपनी। जी, इनकी बड़ी रीडिंग कुछ इस तर्ज की थी, अपनी अपनी किताब मगर एक साथ। अंजला ने हमेशा की तरह वही एक मखसूस किताब उठाई थी, सिटी ऑफ सेंट्स एंड थियोस। ये क्या अंजला बाजी, आप थकती नहीं है इसे बार बार पढ़ते? लारेब ने उकताए लहजे में कहा, मगर अंजला ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉफ़ी काउंटर के पास से आकर उन्होंने अपना बिल निकाला था और फिर अपना अपना कॉफ़ी का कप निकालते हुए बड़ी रीडिंग के लिए मुख्तस करदा हिस्से में आ गईं। अब अगला सीन। वो इस वक्त मीटिंग में बैठा हुआ था। लुकमान साहब के साथ वाली नशिस्त पर जब भी चेहरे पर मामूली से ज़्यादा संजीदगी थी। इसी सबब आज लंच आवर्स में भी मीटिंग की नज़र हो चुकी थी। वो अपने नोट पैड पर बेमकसद लकीरें खींचने लगा। उसके ख्याल से यहाँ इस मीटिंग में अगर बाप था तो औलाद की क्या ही ज़रूरत थी। दफातन उसके मोबाइल पर बेल हुई। लुकमान साहब तो जैसे उसे धरने को तैयार थे। इधर बेल सही से बजना शुरू भी नहीं हुई थी, उधर वो उसे घूर गए। उसने कॉल काट दी और वापस से मोबाइल सामने मेज़ पर रख दिया। एक बार फिर मीटिंग शुरू हुई और एक बार फिर उसका मोबाइल बचा। आपकी बार वो मोबाइल लेता माजरत करता वहाँ से बाहर आ गया था। उसने कॉल उठाई और फिर उसके चेहरे के रंग उड़े थे। वो बाहर की जानिब भागा, मगर कुछ ही कदम चलकर वो वापस अंदर की जानिब भागा और फिर वापस आकर रिसेप्शन पर अपने घर जाने की इतला दी थी। वो जानता था इस बात पर इसे कुछ खास अवार्ड नहीं मिलने वाला, फिर भी वो बाहर की जानिब भाग गया। रैश ड्राइविंग करते हुए उसने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय किया था। पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते ही हवलदार उसे पहचान गया। वो उसे सलाम करने के बाद उसे लिए एसएसपी के दफ्तर में ले आया और फिर सामने का दरवाज़ा खोलकर उसने कासिम को रास्ता दिया। कासिम जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कुछ पल के लिए सब साकित हो गया। उसे जैसे यकीन ही नहीं आया था। वो दोनों सामने सोफे पर बैठी चाय और 2 टांगों वाले बिस्किट से लुत्फानंदोज हो रही थीं। उसे देखकर लारेब ने उसकी जानिब पैकेट बढ़ाया, जो हैरानी से उन दोनों को देखता जा रहा था। उसने कुछ कहने के लिए लब वाह ही किए थे कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
कासिम ने पलट कर देखा, पीछे उसका दोस्त खड़ा था। वो उसे देखते हुए मुस्कुराया। मुसाफिर के बाद उसने उसे बैठने का इशारा किया। वो एसएसपी शहीर उसके बचपन का दोस्त था। शायद जब भी वो दोनों पुलिस स्टेशन में फ्री की चाय के मज़े ले रही थीं। अपनी नशिस्त पर पहुंचकर उसने इंटरकॉम से चाय का कहा और फिर माहौल को बेहतर बनाने के लिए कासिम से उसके काम की बाबत पूछने लगा। जब उसके दोस्त ने कुछ नहीं बताया तो फिर बिल आखिर कासिम को खुद ही पूछना पड़ा। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने मुड़कर उन दोनों की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत नहीं थी। हाँ, तमानियत ज़रूर थी और साथ में चाय की चुस्कियाँ। और फिर जैसे जैसे वो बताता गया, कासिम के चेहरे पर एक रंग आता गया और एक जाता गया। हुआ कुछ यूं कि जब वो दुकान से सामान लेकर गली से निकलकर बाहर आई, गली के सामने एक खुला मैदान था जहां बाइक्स का हजूम और लफंगे वाफिर मिकदार में मौजूद थे। बाइक्स के बीच से निकलते हुए लारेब के हाथ में पकड़ी थैली एक बाइक के पायदान में फंस गई। जब ही पास खड़े एक भाई साहब ने अपना कौमी फरीजा निभाते हुए खैर सगाली के तौर पर उसे निकाल दिया और लारेब को पकड़ाते हुए उसके हाथ को मिस भी किया। वो खामोशी से अपना थैला लिए वहां से आ गई, मगर फिर गाड़ी में बैठे जब उसने सरसरी सा जिक्र किया तो अंजला ने ड्राइवर को फौरन गाड़ी वापस मोड़ने को कहा। वापस उसी जगह पहुंचने पर उसने ड्राइवर को इंतजार करने को कहा और लारेब को लिए वहीं आ गई। वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ वहीं खड़ा था। अंजला उसकी जानिब बढ़ी और फिर चंद कदम के फासले पर रुककर उसने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। वो शशो पंचमों से देखने लगा। आओ, इसको थामोगे नहीं, इस लड़की से ज्यादा मुलायमत वाला हाथ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो हंसता हुआ आहिस्ता से मुस्कुराते हुए उसके जानिब चला आया और जैसे उसने अपना हाथ उसके हाथ को थामने के लिए बढ़ाया, अंजला ने उसी हाथ से उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। वो एकदम इस कदर शिद्दत से भरपूर नस्वानी वार की हरगिज तवक्को नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथ से अपनी नाक को छुआ, जिसमें से उस मुलायमत वाले हाथ के सबब खून निकल आया था। वो सीधा हुआ, मगर मुकम्मल सीधा हो जाने से पहले अब की बार दूसरी जानिब से मुक्का दागा गया। इस बार मुक्के ने होंठों के पास हिट किया था और अब उनमें से भी खून निकल आया था और उस शख्स को पहली बार एहसास हुआ कि हर निस्वानी हाथ मुलायमत वाला नहीं होता और ना ही हर हाथ छूने वाला। आइंदा याद रखना, ये हाथ सिर्फ रोटी बेलने के लिए नहीं है, इंसानों को बेलना भी खूब जानते हैं। अंजला अपना सारा फोकस उस पर किए उसे तंबीह कर रही थी। इसी दौरान उसके दोस्त ने गफलत का फ़ायदा उठाकर उसकी जानिब बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले वो कोई कार्रवाई करता, लारेब ने अपना पर्स उसे दे मारा, जिसमें कभी ना इस्तेमाल करने के लिए रखी गई पेपर स्प्रे और इस तरह का मवाद भरा हुआ था। उसकी कराह पर अंजला पलटी और फिर उसे भी मुक्का जड़ दिया। इन सब के दौरान लोगों का हजूम जमा हो गया, हस्बे मामूल तमाशा देखने। हजूम को देखकर गर्द पर मौजूद पुलिस की गाड़ी भी इस जानिब आ गई और फिर यूँ इख्तिताम पुलिस स्टेशन में हुआ। कोई और होता तो पर्चा शायद इन लफंगों के बजाय इस वक्त इन चाय से इश्क लड़ाती खवातीन पर कर देता, मगर शहीद ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था, जब भी वो इस वक्त उसके दफ्तर में बैठी हुई थी। जैसे ही शहीद ने सारा किस्सा गोश गुजार किया, कासिम का बेसाख्ता ही कहका बुलंद हुआ था। उसने उन दोनों की जानिब गर्दन मोड़ते हुए उन्हें सराहा, फिर वापस से शहीद की जानिब रुख किया। काम तो आला किया है वैसे, कहने के साथ उसने चाय का कप उठा लिया। क्या कर सकते हैं, तुम्हारी बहनें हैं। वैसे हाथ काफ़ी भारी है तुम्हारी बहन का, बेचारे की नाक देख लो तो यकीन ही नहीं करोगे कि किसी ने स्वानी हाथ की धुलाई है, वो हंसते हुए बता रहा था। कासिम चाय का कप मेज़ पर रखते हुए वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अंजला के पास आकर उसने सीधा हाथ पकड़ा। फिर उसका वजन अपने हाथों में महसूस करने के बाद उसने दाएं बाएं घुमाकर जायजा लिया। भारी तो नहीं है, इतना नरम सा नाजुक सा हाथ है। गो के उसे बुरा ही लग गया था। मैं सराह रहा था, लड़कियों के हाथ ऐसे ही होने चाहिए, उखाड़ कर रख देने वाले। शहीर की वजाहत पर उसे तसल्ली हुई और वो मुस्कुराता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर आ गया। हाँ, ये मेरी शेरनी है, उसने फखरिया कहा। शहीर भाई, अब हम जाएं? वो दोनों चाय और बिस्किट ख़त्म कर चुकी थीं। चाय और बिस्किट ख़त्म हो चुके हैं तो बाप को जाना ही चाहिए, शहीर ने कुछ आरामदेह अंदाज से बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन अगली बार सिर्फ चाय बिस्किट पर आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली। और नहीं तो क्या, इतनी देर बाद आपकी बहनें आपके दफ्तर आई हैं। अंजला बोले और लारेब लुकमा न दे। मुमकिन था? नहीं। अगली बार फिर आना है तुमने अंजला? उसने हैरानी से देखा। दफ्तर नहीं, थाने, उसने लारेब की जानिब देखकर तस्दीक की। जब से मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है कोई चौथी बार हो गया है। मुझे लगता है मेरी प्रमोशन का जिम्मा तुम लोगों ने अपने ही कंधों पर ले लिया है।
हाँ जी, और आपने अभी तक सिर्फ चाय पर ही काम चलाया है। लारेब ने बात शुरू की और अंजला ने अख्ताम। बस इस मुलाकात में ये तरक्की हुई कि 2 टांगों वाले बिस्किट रखवा दिए। कासिम ने उठते हुए उससे इजाज़त ली और उन्हें लिए बाहर की जानिब बढ़ाया। गाड़ी में बैठते ही कासिम ने अंजला से उसका फ़ोन मांगा था। फ़ोन पकड़ने के बाद उसने उसे खोला और फिर नंबर डायल करते हुए उसकी जानिब बढ़ा दिया। नंबर देखकर ही वो समझ गई कि अब कौन सी कार्रवाई डालनी है। और वैसे भी इतने सालों की रफ़ाकत में अब हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही दूसरी जानिब से वो कॉल उठाई गई, अंजला ने रस्मी सा सलाम दुआ की। अब देखिएगा अंजला बाजी के झूठ। वो पिछली सीट पर बैठी तबसरा कर रही थी। ताया अब्बा, एक बात है, डांटेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी को कैसे डांट सकता हूँ? लारेब ने पेशेंट गोई करते हुए कहा था और अंजला ने हंसी जब्त की थी, क्योंकि दूसरी जानिब ताया अब्बा यही कह रहे थे। मैं और लारेब ना मार्केट आए हुए थे, फिर एक छोटा सा मसला हो गया तो हमने ही कासिम को कॉल करके बुलवा लिया। गालबन तायाबा ने मसले की बाबत पूछा था, जब भी उसने फ़ौरन कहा, नहीं तायाबा नहीं, सच में छोटी सी बात थी। तायाबू को तसल्ली हुई तो उसने फिर से कहा, तो फिर मैं बेफिक्र हो जाऊँ ना कि आप कासिम को कुछ नहीं कहेंगे? अंजला ने कैसे कहते साथ ही फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। अगली बात सबको सुननी चाहिए थी। हमारी बेटी ने कह दिया है तो फिर कैसे मुमकिन है अमल ना हो? थैंक यू तायाबा, लव यू। तायाबा ने भी वही दोहराया और फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। जी सुन लिया? अंजला को देखता पाकर दोनों ने बैक वक्त कहा। वो शौक सी होती बाजू सर के पीछे रखती अपनी पर्च सीट से टिका गई। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।